मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम राजेश्वर। आज हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे सरभपुरी राजवंश और पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश छोटा सा यूनिट है, इस पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे। आफ्टर दैट सरभपुरी डायनेस्टी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस राजवंश में क्या प्रमुख बातें रही हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा और जो एक क्षेत्रीय राजवंश था जिसको हम लोग राजर्षि तुल्य कुलवंश बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य कुलवंश, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं, कमेंट कर दें कि हम जुड़ गए हैं करके, ताकि हमको भी पता चले। उसके बाद फिर ये क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास। आज क्लास एक्चुअल में जो प्रीवियस क्लास था वो क्लास 7 था और गलती से क्लास 6 लिखा हुआ था, तो क्लास 6 7 एक साथ आज हम 7 और 8 एक साथ मर्ज करके पढ़ा रहे हैं ना। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले पर्वत द्वारक वंश को। ठीक है, फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट पर्वत द्वारक वंश। हम मुख्य रूप से इन दो राजवंशों पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सरभपुरी राजवंश और पर्वत द्वारक वंश। तो ध्यान दीजिएगा, जो सरभपुरी राजवंश है, सरभपुरी राजवंश का जो एरिया है, इंपायर है, इसका जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, इंपायर वो कहाँ होगा? मल्हार, सारंगढ़, सिरपुर और संबलपुर। इसी नाम से इस क्षेत्र, इस राजवंश का नाम भी क्या पड़ गया? सरभपुरी पड़ गया। संबलपुर, सारंगढ़, सिरपुर, इस क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से इंपायर था, इस राज्य क्षेत्र साम्राज्य था। जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद में देवभोग नामक स्थान पर पर्वत द्वारक वंश शासन किया करते थे। कब? 5वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले हम इसी पर्वत द्वारक वंश को समझना चाहते हैं। आफ्टर दैट हम सरभपुरी राजवंश को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पर्वत द्वारक वंश, फर्स्ट हम जानना चाहते हैं पर्वत द्वारक वंश क्या है। तो अपना छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ में हम पर्वत द्वारक वंश को समझना चाह रहे हैं। पर्वत द्वारक वंश मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसको हम बोलते हैं गरियाबंद। ये क्या है? गरियाबंद जिला है। तो इस गरियाबंद जिले में देवभोग तहसील, तो देवभोग नामक स्थान पर ही इन्होंने क्या बनाया? अपना कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। तो मुख्य रूप से इनका जो कैपिटल था, कैपिटल मतलब राजधानी, तो इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? देवभोग में थी। पर्वत द्वारक वंश, देवभोग इनकी कैपिटल है, गरियाबंद जिला है। मुख्य रूप से इनके बारे में जानकारियां हमें कहां से मिलती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ पर्वत द्वारक डायनेस्टी? फ्रॉम वेयर वी गॉट सोर्सेस और नॉलेज अबाउट पर्वत द्वारक डायनेस्टी? तो आप कहेंगे कि हमें इसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो कहां से मिला है? राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा अभिलेख से। जानकारी कहां से मिली है? राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा ताम्रपत्र से, कहिएगा अभिलेख नहीं, ताम्रपत्र से हुआ जानकारी मिला है। अच्छा, जो 13 सिंगा ताम्रपत्र है राजा तुष्टिकर का, वहां पर हमें एक और राजा के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे सोमन्न राज। सोमन्न राज के विषय में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने देवभोग को दान दे दिया था। देवभोग को दान दिया था, देवभोग को दान दे दिया था, है कि नहीं? तो देवभोग को दान दे दिया गया किसके द्वारा? सोमन्न राज के द्वारा, सोमन्न राज इंपरर के द्वारा, राजा के द्वारा। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? 13 सिंगा ताम्रपत्र से जानकारी मिल रही है। वहीं राजा तुष्टिकर के विषय में भी हमें कहां से जानकारी मिलती है? तो 13 सिंगा ताम्रपत्र से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आई होंगी। एक प्रश्न यहां से और बनता है, वो प्रश्न ये है कि पर्वत द्वारक वंश के शासक मुख्य रूप से इस वंश में कौन से देवी देवता को उपासना करते थे? स्तंभेश्वरी देवी। कौन है? स्तंभेश्वरी देवी।
क्लियर। तो 4 प्रश्न यहां से बन रहा है। कौन कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न ये है कि पर्वत द्वारक वंश क्या छत्तीसगढ़ के राजवंश हैं या छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश हैं? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है, पहला। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पर्वत द्वारक वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप कहेंगे राजा तुष्टिकर के तेरासिंगा ताम्रपत्र से। तीसरा प्रश्न बनता है कि जो पर्वत द्वारक वंश है लगभग 5वीं शताब्दी में इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। कब? 5वीं शताब्दी में। चौथा प्रश्न आपका बनेगा कि तेरासिंगा ताम्रपत्र से हमें किन किन राजाओं के विषय में जानकारी मिली है? तो आप कहेंगे राजा सोमन्नराज जिसने देवभोग को दान दे दिया था, और राजा तुष्टिकर, इन दोनों के विषय में हमें मुख्य रूप से तेरासिंगा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न जो आपका बनेगा वो ये कि पर्वत द्वारक वंश के जो शासक रहे हैं, इस वंश इस डायनेस्टी के जो शासक रहे हैं, वो मुख्य रूप से किस देवी या देवता को पूजते थे, पूजा पाठ करते थे? तो आप कहेंगे स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। तो ये 5 से 7 प्रश्न घुमा करके आपसे यहां से किए जाते हैं प्रश्न, तो आप आसानी से अब इसका उत्तर दे पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद हम अब डिस्कस करना चाहेंगे स्पेशली सरभपुरी डायनेस्टी के विषय में, सरभपुरी राजवंश के विषय में। तो सरभपुरी राजवंश को मैंने आपको पहले ही बताया, सरभपुरी राजवंश जो है इसका क्षेत्र कहां पर होगा? ठीक है, सरभपुरी जो वंश है 5वीं-6वीं शताब्दी के लगभग सरभपुरी राजवंश को छत्तीसगढ़ में हम लोग समझते हैं कि सरभपुरी राजवंश ने 5वीं-6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। सरभपुरी राजवंश का कार्यक्षेत्र कितना था? इसका इंपायर, साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? देखिए, बिलासपुर में मल्हार, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में ये सारंगढ़, और महासमुंद की अगर बात करें, महासमुंद, तो महासमुंद में सिरपुर, और उड़ीसा में संबलपुर तक इसका पूरा क्षेत्र फैला हुआ था, इंपायर फैला हुआ था, साम्राज्य फैला हुआ था। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है क्या? सरभपुरी राजवंश की बात करते हैं। सरभपुरी राजवंश का विस्तार कहां तक फैला हुआ था? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मल्हार, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सिरपुर, महासमुंद में सिरपुर, और उड़ीसा में संबलपुर। इन पूरे क्षेत्र में सरभपुरी राजवंश का इंपायर फैला हुआ था। इंपायर मतलब साम्राज्य फैला हुआ था। तो इसी राजवंश पर हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। सरभपुरी राजवंश क्या है? सरभपुरी डायनेस्टी, सरभपुरी डायनेस्टी। सरभपुरी डायनेस्टी यानी सरभपुरी राजवंश, सरभपुरी राजवंश। ठीक है, सरभपुरी राजवंश। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सरभपुरी राजवंश है छत्तीसगढ़ में इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 5वीं से 6वीं शताब्दी तक। ये प्रश्न ध्यान में रहेगा। 5वीं 6वीं शताब्दी में इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। कहां? छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया। विस्तार एरिया आपको पता चल गया। विस्तार एरिया कहां से कहां तक है? छत्तीसगढ़ में मल्हार, बोलते जाओ आप लोग, कमेंट करिए। छत्तीसगढ़ में मल्हार, महासमुंद में सिरपुर, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, और उड़ीसा में संबलपुर। इन संपूर्ण क्षेत्र में इनका इंपायर था, इनका साम्राज्य फैला हुआ था। किसका? सरभपुरी राजवंश का। अब देखिए, सरभपुरी राजवंश को ना बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं, अन्य नाम, अन्य नाम। इनको कई सारे, ढेर सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि इन्हें ही हम अमरज कुल कह देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अमरज कुल कह देते हैं, अमरज कुल, अमरज कुल। इसे ही हम अमरार्य कुल भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? अमरार्य कुल, अमरार्य कुल भी कह देते हैं। यानी कि सरभपुरी वंश को ही हम अमरज कुल कहते हैं, अमरार्य कुल कहते हैं। और यहां इस सरभपुरी राजवंश जो रहा है, इसके संस्थापक कौन थे? हु एस्टेब्लिश्ड सरभपुरी डायनेस्टी,
किसके द्वारा सरबपुरी राजवंश को स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे सरब राज के द्वारा। किसके द्वारा? सरब राज, यानी कि आदि पुरुष कहे जाते हैं सरबपुरी राजवंश से संबंधित कौन? सरब राज। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन होंगे? सरब राज। कौन है भाई? सरब राज। सरब राज को आदि पुरुष कहा जाता है सरबपुरी राजवंश से संबंधित। क्लियर? एक प्रश्न आपको और ध्यान में रखना चाहिए, जो कि जनरली एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, वो ये कि इस राजवंश के लोग जो हैं किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म के उपासक थे, किस धर्म की उपासना करते थे? तो वैष्णव धर्म के उपासक थे अधिकतर। कुछ यहां राजा होंगे जो शैव धर्म के भी उपासक होंगे, लेकिन अधिकतर जो इंपरर हैं, अधिकतर जो राजा हुए, अधिकतर शासक हुए, वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। क्लियर? तो यहां पर अगर उपासकों की बात की जाए, उपासना की बात की जाए, उपासना, तो किसकी उपासना करते हैं भाई? वैष्णव धर्म की उपासना करते हैं। वैष्णव धर्म की उपासना करते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि संरक्षक नहीं थे शैव धर्म के। उपासना किसकी कर रहे हैं? वैष्णव धर्म के, लेकिन संरक्षक किसके थे? शैव धर्म के। संरक्षक किसके थे? शैव धर्म के। और न केवल शैव धर्म आप कहेंगे, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के भी संरक्षक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। तो संरक्षक के संदर्भ में अगर पूछा जाए संरक्षण किसका किया इन्होंने, तो आप क्या बोलोगे? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का इन्होंने संरक्षण किया है। लेकिन किसकी उपासना करते थे? मुख्य रूप से इनके शासक जो है किसकी उपासना करते थे? तो आप कहेंगे वैष्णव धर्म के उपासक माने जाते हैं। क्या? वैष्णव धर्म के उपासक माने जाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया क्या? चलिए, अब हम इनके जो प्रमुख शासक हो रहे हैं, इन प्रमुख शासकों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां संबंधित प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, इन प्रमुख शासकों को हम लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सरब राज को। ठीक है, फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट सरब राज। सरब राज, ठीक है। देखिए, सरब राज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं भाई। सरब राज ने ही सरबपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, सरब राज ने ही सरबपुर नगर की स्थापना की थी, या यूं कह सकते हैं कि न केवल सरबपुर नगर की स्थापना की थी, बल्कि सरबपुरी डायनेस्टी के संस्थापक हैं, आदि पुरुष हैं। तो इस नाम से हम इस वंश के संस्थापक कह सकते हैं इनको, वंश के संस्थापक हैं, वंश के संस्थापक। तो सरबपुरी राजवंश के संस्थापक कौन है बताओ? सरब राज हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी, जिसको इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, जिसको आज हम सिरपुर के नाम से भी जानते हैं, मल्हार सिरपुर के नाम से भी जानते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए तो एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिरपुर ही सरबपुर रहा होगा, है ना। तो अगर सरब राज के संदर्भ में बात करें, नगर के संदर्भ में हम लोग बात करें, तो नगर में आप लोग ध्यान में रखेंगे सरबपुर। ठीक है, सरबपुर। प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र ने भी एक शहर स्थापित किया था। इस शहर को हम क्या कहते हैं? इसी शहर को हम कहते हैं प्रसन्नपुर कह देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर कहते हैं। ठीक है, प्रसन्न मात्र ने एक शहर स्थापित किया था। इस शहर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसन्नपुर कहते हैं। एक्चुअली में आज प्रसन्नपुर ही किस नाम से जाना जाता है? बिलासपुर जिले में मल्हार के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर जिले में बीएसपी, यानी बिलासपुर जिले में
आज हम बिलासपुर जिले में प्रसन्नपुर को ही क्या कहते हैं, मल्हार के नाम से जानते हैं। ठीक है, मल्हार या प्रसन्नपुर की स्थापना किसने किया था? सरभपुरीय शासक प्रसन्नमात्र ने किया था। प्रसन्नमात्र के बाद हैं जयराज। जयराज जयराज के पश्चात एक और शासक हुए जिनका नाम है प्रवरराज प्रथम। क्या नाम है? प्रवरराज प्रथम। साथ ही साथ नोट करते भी जाओ आप लोग, प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम। अब देखिए, प्रवरराज प्रथम के पश्चात, ठीक है, प्रवरराज प्रथम के पश्चात हम देखते हैं कि प्रवरराज प्रथम ही वह शासक थे जो राजधानी को कहां लेकर के गए? भी सिरपुर लेकर के गए। राजधानी को या सिरपुर नगर में इन्होंने अपना साम्राज्य को, एम्पायर को विस्तार किया, एम्पायर को स्टेब्लिश किया। वह कौन राजा थे? प्रवरराज प्रथम ही थे। यानी प्रवरराज प्रथम ही वह राजा थे जो सरभपुरी जो वंश है इसको पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रवरराज प्रथम के बाद सुदेवराज और सुदेवराज के बाद प्रवरराज द्वितीय। इन सब राजाओं को क्या बोलते हैं? महासरभराज, महाप्रसन्नमात्र, महाजयराज, महाप्रवरराज प्रथम, महासुदेवराज। सब में महा शब्द जोड़ देते हैं। महाराजा एक उपाधि थी, टाइटल, तो महाराजा को या फिर महान महाराजा या महान शब्द संबोधित करने के लिए अपने नाम के आगे इन लोग महाशब्द जोड़ते थे। जैसे कि महासरभराज, महाप्रसन्नमात्र, महाजयराज और महाप्रवरराज प्रथम। ऐसा ये नाम के सामने टाइटल जोड़ा करते थे। देखिए, प्रवरराज प्रथम के पश्चात सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय। सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय। सुदेवराज और लिखिएगा प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, कौन है? प्रवरराज द्वितीय। तो प्रवरराज द्वितीय को क्या माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रवरराज द्वितीय कौन थे? अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे। अब इनको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते जाओ ताकि आपके ध्यान में ये सारी बातें रहें। एक एक करके हम लोग इसको समझना चाहते हैं। फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट सरभराज। ठीक है, यहां पर देखिए, राजाओं को एक बार पुनः देख लो। प्रमुख शासक कौन है? सरभराज, फिर प्रसन्नमात्र, फिर जयराज, फिर प्रवरराज द्वितीय, फिर सुदेवराज, फिर प्रवरराज द्वितीय। इन्हीं प्रमुख राजाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी राजा अपने आप को महान बतलाने के लिए, अपने आप मतलब महाराजा की उपाधि धारण करने के लिए, टाइटल लेने के लिए कैसा नाम रखना पसंद करते थे? महाशब्द जोड़वा देते थे। यानी महासरभराज, महाप्रसन्नमात्र, महाजयराज, महाप्रवरराज प्रथम, महासुदेवराज और महाप्रवरराज द्वितीय। महाप्रवरराज द्वितीय ही कौन थे? अंतिम सरभपुरीय शासक माने जाते हैं। फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट सरभराज। ठीक है, चलिए सरभराज के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझना चाहते हैं। अब सरभराज कौन है? यहां हम सरभराज के विषय में जानना चाहते हैं। सरभराज, देखो पहली बात, सरभराज कौन है? सरभपुरी वंश के संस्थापक हैं। सरभपुरी वंश के संस्थापक हैं। सरभपुरी वंश के इनको आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, सरभपुरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। दूसरी बात, सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन है? सरभराज है। इनका जानकारी हमें कहां से मिला है? सोर्स। ठीक है, इनकी हमें जानकारी कहां से मिली है? सोर्स, यानी जानकारी कहां से मिली है? तो ध्यान दीजिएगा, भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी से जानकारी मिली है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त के
एरण अभिलेख से हमें इनके विषय में जानकारी मिली है कि संभवतः सरवराज ही सरवपुरी वंश के संस्थापक रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 510 ईस्वी का जो एरण अभिलेख है, इसको एरण अभिलेख भी लिखिएगा पूरा, एरण अभिलेख। तो हमें जानकारी कहां से मिल रहा है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किसके विषय में जानकारी मिल रही है? सरब राज के विषय में जानकारी मिल रही है। इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे और पहली बार प्राकृत जो भाषा है उसके स्थान पर इन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने दो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये कि इन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी करवाए थे। इन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी करवाए थे, अपने नाम से सिक्के जारी करवाए थे। स्वयं के नाम से सिक्के जारी करवाए थे, स्वयं के नाम से सिक्के जारी करवाए थे। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि इन्होंने पहली बार प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग यहां पर सिक्कों में जो भी उत्कीर्ण करवा रहे थे, है ना, कुछ भी नाम लिखवा रहे थे, कुछ भी उत्कीर्ण करवा रहे थे, तो प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का उपयोग, संस्कृत भाषा का उपयोग इन्होंने किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा। सरवराज के संदर्भ में, सरवराज के विषय में बस इतना बात आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि 510 ईस्वी के भानुगुप्त एरण अभिलेख में हमें सरवराज के विषय में जानकारी मिलती है कि ये सरवपुरी राजवंश के संस्थापक थे, आदि पुरुष थे। सरब राज ने स्वयं के नाम पर सिक्के जारी करवाए। इन्होंने पहली बार प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक, यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद देखिए, इसके बाद जो राजा हैं उनका नाम क्या है जरा बताओ, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। इनके बाद है प्रसन्नमात्र। कौन है? प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र को हम लोग समझना चाहते हैं। प्रसन्नमात्र कौन है भाई? देखिए, प्रसन्नमात्र ने एक नगर की स्थापना की थी, एक नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना। प्रसन्नमात्र ने एक नगर की स्थापना की थी। इस नगर को कहते हैं प्रसन्नपुर। इस नगर को क्या बोलते हैं भाई? प्रसन्नपुर। लेकिन प्रसन्नपुर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मल्हार। मल्हार आप जानते हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो प्रसन्नमात्र ने एक नगर की स्थापना की थी, प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर को वर्तमान में हम मल्हार के नाम से जानते हैं। ये जो मल्हार नगर है, प्रसन्नपुर नगर है, ये किस नदी के किनारे इसको स्थापित किया गया था? तो नदी भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नदी है निडिला नदी। कौन सी नदी है भाई? निडिला नदी। निडिला नदी। अच्छा, निडिला नदी को ही हम लोग आज क्या बोलते हैं? निडिला नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीलागर नदी कहते हैं। लीलागर नदी कहते हैं। तो लीलागर नदी एक्चुअल में जो मल्हार है ना, तीन नदियों से घिरा हुआ है, अरपा, लीलागर और शिवनाथ। कौन कौन से तीन नदी है जरा बताइए, पुनः बताइए मुझे कमेंट में। अरपा, लीलागर और शिवनाथ। तो अरपा, लीलागर और शिवनाथ, इन तीन नदियों से घिरा हुआ है क्या? मल्हार। लेकिन कौन से नदी के समीप इस नगर को बसाया गया था अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे निडिला नदी। निडिला नदी प्राचीन नाम है, वर्तमान नाम क्या है इसका? लीलागर नदी। तो नीलागर नदी के तट पर
प्रसन्न मात्र ने एक नगर की स्थापना की जिसको हम कहते हैं मल्हार। इन्होंने एक सिक्का चलाया था। He has introduced a coins। इन्होंने एक सिक्का चलाया था। सिक्का क्या था भाई? गरुड़ चक्र शंख युक्त सिक्का। गरुड़ चक्र, गरुड़ चक्र शंख युक्त चक्र, शंख युक्त सिक्का कहिएगा, सिक्का यानी कॉइन्स चलाया था या जारी किया था भी आप कह सकते हैं, जारी किया था। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को आपको आपके साथ शेयर करते जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनते जाएं। जल्दी से अगर क्लास समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ जो वन डे या सीजीपीएससी मेंस से संबंधित या छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर छत्तीसगढ़ जीएस जनरली पूछा जाता है, तो उन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। आप लोग की स्पेशली डिमांड पर हम लोग ये क्लास लेकर के आए हैं, लाइव क्लास, है ना। आप लोग बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, बहुत समय से मैसेजेस कंटिन्यूअसली आ रहा था कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए, फ्री लाइव क्लासेस चाहिए, तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आए हैं। तो आप लोग सब सपोर्ट करें और इस तरह से बढ़िया से पढ़ते चलें, चीजों को समझते हुए चलें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है, चलो देखो, तो प्रमात्र ने नगर की स्थापना करी थी। कौन से नगर की स्थापना करी थी? प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर नगर की स्थापना करी थी, जो कौन से नदी के किनारे है भाई? निडिला नदी के किनारे है या लीलागर नदी के किनारे है। क्लियर? इन्होंने गरुड़ शंख युक्त सिक्का चलाया था। चलिए, इसके बाद एक और राजा हुए जिनको हम लोग कहते हैं जयराज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रसन्न मात्र के बाद एक और राजा पर हम लोग डिस्कस करेंगे जिनका नाम है जयराज। जयराज, जयराज। देखिए, जयराज के संदर्भ में दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। जयराज को ही दुर्गराज या मनमात्र कहते हैं। इनका अन्य नाम भी है, बहुत सारे अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम। इनको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो जयराज को ही हम दुर्गराज या मनमात्र कहते हैं। इनको ही हम दुर्गराज या मनमात्र कह देते हैं, मनमात्र। इनके नाम है ना मनमात्र या दुर्गराज, यानी कि दुर्ग शहर की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, दुर्गराज थे, दुर्ग शहर की स्थापना इन्होंने किया था। दुर्ग शहर की स्थापना, आज दुर्ग जिला भी है छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ संभाग भी है। दुर्ग शहर की स्थापना, दुर्ग शहर की स्थापना किसने की थी बताइए? तो दुर्गराज या मनमात्र या जयराज के द्वारा इस शहर की स्थापना की थी। मुद्रा पर गज लक्ष्मी का अंकन इन्होंने करवाया था। जो क्वाइंस था, इस क्वाइंस में, सिक्के में गज लक्ष्मी का अंकन, ठीक है, इस अंकन इन्होंने करवाया था। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रवर राज प्रथम और सुदेव राज पर हम लोग बात करेंगे। प्रवर राज प्रथम और सुदेव राज। प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज प्रथम, ठीक है, और सुदेव राज। सुदेव राज पर इसके बाद बात कर लेंगे। प्रवर राज प्रथम के विषय में थोड़ा समझते हैं। प्रवर राज प्रथम ने अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर किया था? कैपिटल। इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर कहां किया था? प्रवर राज प्रथम ने कहां किया था? सिरपुर। कहां भाई? सिरपुर। ठीक, तो इनके संदर्भ में ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि प्रवर राज प्रथम ही वह शासक थे जिन्होंने राजधानी कहां ट्रांसफर किया, कहां स्थापित किया? तो सिरपुर में। इसके बाद हम लोग बात करना चाहते हैं सुदेव राज के विषय में। सुदेव राज, देखिए सुदेव राज, सुदेव राज, सुदेव राज। सुदेव राज,
ठीक है। तो सुदेवराज ने इंद्रपल नामक व्यक्ति को अपना सर्वाधिकारी नियुक्त किया था और इंद्रपल ही आगे चल करके इनको तबाह कर देंगे, है ना, और पांडु वंश का जो है स्थापना कर दिया जाएगा। तो 8 ताम्र लेख हमें इनके संदर्भ में प्राप्त हुआ है, 8 ताम्र पत्र लेख प्राप्त हुआ है। इनका जो इनके सुदेवराज के विषय में हमें जानकारी मिलती है, 8 ताम्र पत्र लेख प्राप्त हुआ है, ताम्र पत्र लेख प्राप्त हुआ है इनके विषय में। दूसरी बात जो हमें सुदेवराज के संदर्भ में जाननी चाहिए वह क्या है कि इंद्रबल नामक व्यक्ति को इन्होंने सर्व अधिकारी नियुक्त किया था। इंद्रबल नामक व्यक्ति को इन्होंने सर्व अधिकारी नियुक्त किया था, सर्व अधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है, जो कि आगे चल करके इस वंश के नाशक कहलाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे प्रवरराज द्वितीय के विषय में। प्रवरराज द्वितीय, सरभराज के पश्चात हम बात करना चाहते हैं, सुदेवराज के बाद हम बात करना चाहते हैं प्रवरराज द्वितीय के विषय में। प्रवरराज द्वितीय के विषय में देखिए, प्रवरराज द्वितीय के विषय में सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रवरराज द्वितीय जो है इस वंश के, सरभपुरी वंश के कौन है? अंतिम शासक हैं। कौन है? अंतिम शासक हैं। ठीक, अंतिम शासक है कहने का मतलब ये जो है इनकी हत्या कौन करेंगे? इनकी हत्या कर दी जाएगी। इनकी हत्या की गई किसके द्वारा? तो सुदेवराज के जो सामंत थे इंद्रबल के द्वारा, इंद्रबल द्वारा, इंद्रबल द्वारा प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। और इंद्रबल ने कौन से वंश की नींव रखी? पांडु वंश की नींव रखी। पांडु वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि भाई सुदेवराज ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्व अधिकारी नियुक्त कर दिया था और इनका जो सर्व अधिकारी नियुक्त किया गया था इंद्रबल, यही आगे चल करके प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देंगे। और प्रवरराज द्वितीय की हत्या करेंगे मतलब प्रवरराज द्वितीय सरभपुरी राजवंश के अंतिम शासक हैं। और इंद्रबल जो कि सामंत थे सुदेवराज के, इन्होंने प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पांडु वंश की नींव रख देते हैं। फिर यह वंश यहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। ठीक है, सरभपुरी जो ताम्रपत्र पर जारी करने की जो तिथि, स्थान, वर्ष, लेखक, उत्कीर्ण हमें मिलता है, लेकिन कहीं पर हमें चित्र नहीं मिलता है, चित्रांकन नहीं किया गया है। तो यह भी एक बार प्रश्न किया गया था सीजीपीएससी मेंस 2011 में, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे सरभपुरी ताम्रपत्रों पर इस ताम्रपत्र को जारी करने का हमें तिथि प्राप्त हुआ है, स्थान प्राप्त हुआ है, लेखक भी प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सरभपुरी राजवंश से संबंधित 2 रानियां थीं जिन्होंने ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस समय का जो स्थापत्य कला इत्यादि है, इस संदर्भ में भी आप लोग कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए सरभपुरी राजवंश से संबंधित। मिसलिनियस विविध में ये बात आपको ध्यान में रखना है। मिसलिनियस पार्ट में आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे कि पहली बात तो ये कि सरभपुरी राजवंश से संबंधित 2 रानियों ने मनियारी नदी के तट पर, मनियारी नदी के तट पर, मनियारी नदी के तट पर, मनियारी नदी के तट पर ताला गांव में, कहां? ताला गांव में एक मंदिर निर्माण करवाया था। मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण करवाया था। इस मंदिर को हम लोग कहते हैं देवरानी जेठानी मंदिर। 5वीं 6वीं शताब्दी मतलब सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई इसको? तो 2 रानियां हैं सरभपुरी राजवंश से संबंधित, देवरानी जेठानी थी, इस नाम से देवरानी जेठानी मंदिर
कह दिया जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि देवरानी जेठानी मंदिर है तो यहाँ पर अपना फोटो अपना मूर्ति कर दिए होंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के उपासक थे इन लोग, है ना। तो विविध के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मनियारी नदी के तट पर ताला गांव में मंदिर निर्माण करवाया गया था 2 रानियों के द्वारा, जिसको हम देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजधानियां पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो राजधानियां आप लोग अब जान ही रहे हो, सरबपुर, मल्हार, है ना, सिरपुर, प्रसन्नपुर, ये सभी क्या हैं, राजधानियां हैं भाई। चलो, इसमें एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देना चाहता हूं, ताकि ओवरव्यू के माध्यम से आप लोग इसको पुनः एक बार समझ जाएं। जैसे कि हम लोगों ने मुख्य रूप से आज पढ़ा है सरबपुरी राजवंश और पर्वत द्वारक वंश, है ना। तो पर्वत द्वारक वंश तो आप लोग जान गए कि पर्वत द्वारक वंश स्तंभेश्वरी देवी के उपासक राजा तुष्टिकर के 13 सिंघा ताम्रपत्र से इनके जानकारी मिलती है। देवभोग गरियाबंद में इनकी राजधानी थी और सोमन्य राज ने देवभोग को दान दिया था और राजा तुष्टिकर 13 सिंघा ताम्रपत्र से इनकी ही जानकारी हमको मिलती है, जो कि हमें पर्वत द्वारक वंश को समझाता है। सरबपुरी राजवंश के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया है कि इसके संस्थापक सरबराज थे, मुख्य रूप से शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के संरक्षक थे, लेकिन उपासना किसकी करते थे, वैष्णव धर्म के 5वीं-6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के ये क्षेत्रीय राजवंशों में से एक माने जाते हैं। अमरज कुल या अमरार्य कुल के नाम से इनको पुकारा जाता है। इनकी राजधानियां कहाँ थी, तो आप लोग जानते हैं इनकी राजधानियां, यहां से देख लो आप, राजधानियां कहाँ है भाई। देखिए इनकी राजधानियां जो है मल्हार, है ना, मल्हार, सारंगगढ़, संबलपुर और सिरपुर में प्रमुख रूप से इनकी राजधानियां मानी जाती है। वहीं अगर हम सरबराज के विषय में देखें, सरबराज के विषय में हमने जाना है कि सरब राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, आदि पुरुष माने जाते हैं। वाकाटक नरेश प्रवर सेन का ये सामंत था, ऐसा माना गया है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो सरबराज थे ना, ये वाकाटक नरेश प्रवर सेन के सामंत थे। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो सरबपुरी राजवंश है किसके समकालीन है, तो वाकाटक वंश के समकालीन है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो सरबराज हैं, है ना, सरबराज जो है किसके सामंत थे, प्रवर सेन के सामंत थे, प्रवर सेन के सामंत थे, इसीलिए महाराज की उपाधि धारण करते थे, है ना। तो किसके सामंत थे, वाकाटक नरेश प्रवर सेन के सामंत थे। इनके नाम पर ही राजधानी पड़ा सरबपुर, है ना। अपने नाम से इन्होंने सिक्के जारी करवाए थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में इन्होंने मुख्य रूप से शासन किया। भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख से हमें मुख्य रूप से 191 संवत से लेकर के 510 ईस्वी तक, 191 संवत से लेकर के 510 ईस्वी के मध्य हमें इनके विषय में जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके पुत्र के विषय में, तो यहां ध्यान दीजिएगा, प्रसन्न मात्र हैं, लेकिन प्रसन्न मात्र के अलावा एक और नरेंद्र भी थे, जो सरबपुरी वंश में सरबराज के पुत्र थे। पिपरदुला ताम्रपत्र से उनकी जानकारी मिली है, तो आप चाहें तो उनके विषय में कुछ बातें लिख सकते हो। प्रसन्न मात्र प्रमुख शासकों को तो मैं बताया ही हूं, आप चाहो तो उनके विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर लिख सकते हो, 1-2 बातें। जैसे कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो नरेंद्र के विषय में आप लोग लिख सकते हैं, महानरेंद्र या महाराजा नरेंद्र के विषय में। नरेंद्र के विषय में आप लोग 2-3 बातें यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। पहली बात तो ये कि सरबराज के पुत्र थे और पीपरदुला ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिली है। पीपरदुला ताम्रपत्र से हमें किसके विषय में जानकारी मिल रही है, नरेंद्र के विषय में। अपने शासन काल के 3रे वर्ष में, है ना, इन्होंने पीपरदुला ताम्रपत्र को जारी करवाया था, ऐसा उसमें पीपरदुला ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। वैष्णव धर्म के धर्मावलंबी थे। रावण ताम्रपत्र में इन्होंने परम भागवत जैसी उपाधि धारण करी थी, है ना। इन्होंने एक टाइटल परम भागवत, इनका जो परम भागवत नामक टाइटल है,
इसको नोट कर लो आप लोग, परम भागवत नामक टाइटल है। तो रावण ताम्रपत्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने परम भागवत नामक टाइटल लिया हुआ था। रावण ताम्रपत्र, रावण ताम्रपत्र क्या है? रावण ताम्रपत्र। इन्होंने अपने अभिलेख में गुप्त संवत चलाया था और नया संवत इन्होंने गुप्त संवत के रूप में उसी को पुनः चलाने का प्रयास किया। अपने शासन काल के 24 वर्ष कुरुद के ताम्रपत्र से इन्होंने अपने विषय में बहुत सारी जानकारियां बताने का प्रयास किया है। इनके बहुत सारे ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं, लेकिन 3 प्रमुख ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, गज लक्ष्मी का अंकन इनके भी सिक्कों में हमें प्राप्त हो जाता है। आगे चल करके हम लोगों ने किसके विषय में पढ़ा? प्रसन्न मात्र के विषय में पढ़ा। प्रसन्न मात्र ही वह राजा है जिन्होंने प्रसन्नपुर नामक शहर को बसाया था 460 से लेकर के 480 ईस्वी के मध्य। 460 से लेकर 480 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था। किसने? प्रसन्न मात्र ने। नगर की स्थापना किसने की थी? प्रसन्नपुर नगर की स्थापना तो प्रसन्न मात्र ने। ठीक है, परवर्ती अभिलेखों में इस वंशावली में इसी नरेश से पूरा जानकारी प्रारंभ होती है प्रसन्न मात्र के विषय में। और महाजयराज तथा पौत्र महासुदेवराज के विषय में, इनके पुत्रों के विषय में हमको जानकारियां इनके संदर्भ में मिल जाती है। क्लियर है? इन्होंने भारी मात्रा में स्वर्ण और रजत मुद्राएं जो है चलाया था। तो गरुड़ चक्र शंख युक्त सिक्का चलवाया। भारी मात्रा में इन्होंने रजत यानी चांदी और सोने के सिक्के भी चलवाए थे। स्वर्ण सिक्कों में तिथि, वर्ष, स्थान इत्यादि मिलते हैं, लेकिन चित्र का अंकन नहीं मिलता है। प्रसन्न मात्र के लगभग 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, देखो एग्जैक्ट सिक्कों को नहीं पूछा जाता, क्योंकि सिक्के तो कहीं ना कहीं से हमेशा मिलते रहते हैं, तो अधिक होते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर भी अभी तक हम देखें तो 116 से अधिक सिक्के इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। प्रसन्न मात्र के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? जयराज के विषय में पढ़ा। इनको ही दुर्गराज मनमात्र कहते थे। दुर्ग शहर की स्थापना, क्वाइंस में गजलक्ष्मी का अंकन मिला है इनका। इसके बाद हम लोग आगे चलते हुए पढ़ते हैं सुदेवराज के विषय में, जिन्होंने 8 ताम्र लेख इनका प्राप्त हुआ है। वहीं इंद्रबल को इन्होंने सर्व अधिकारी नियुक्त कर दिया था। और सुदेवराज ने, है ना, सुदेवराज ने आगे चल करके इनका जो सामंत था इंद्रबल, तो इंद्रबल ने ही प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पांडु वंश की नींव रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सरभपुरी राजवंश को समझा, साथ ही साथ पर्वतद्वारा राजवंश को पढ़ा। कल स्पेशली हम नल वंश पर बात करेंगे, तो इसी समय कल आप सभी लाइव जुड़ जाइएगा और पुनः एक नए अध्याय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए इसे बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।